प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 में लेक्चर नंबर 8 में पढ़ेंगे। जैसा टॉपिक अभ्यास कार्य चल रहा था, पहले पाठ का जो अभ्यास में जो प्रश्न है उसको हल कराया जा रहा था। हम लोग इसके लेक्चर नंबर 7 तक प्रश्न संख्या 8, 9 हल कर लिए थे। अब उसमें जो आगे के प्रश्न दिए हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे लगाएंगे, उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 में जो दिया है क्वेश्चन, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, हम आपको बता चुके हैं। अगर ए है BC से रिएक्शन करता है, CD A बनाता है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर इस तरह से कोई रासायनिक समीकरण दिया है। देखेंगे हमारे पास दो अभिकारक है, दो उत्पाद है। यहाँ A परमाणु दूसरे यौगिक के C से रिएक्शन करता है और B को वहाँ विस्थापित कर देता है। यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया में केवल एक परमाणु दूसरे एक परमाणु को विस्थापित करता है, तो वह जो रासायनिक अभिक्रिया होगा विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो हम देखेंगे NaCl है, Ba या SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है, यहाँ पर हम यहाँ पे देखेंगे बैरियम क्लोराइड बनाता है, BaCl2 बनाता है प्लस Na2 या SO4 बनाता है। तो इसमें देखेंगे दो अभिकारक में दोनों आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, दोनों आयनों का एक्सचेंज हो रहा है। यानी दो आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी दो अभिकारक के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ से SO4 दूसरे यौगिक में जा रहा है, तो दूसरे यौगिक का क्लोरीन परमाणु पहले यौगिक के या जगह ले रहा है, तो यह डबल विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। आगे देखते हैं, देखेंगे इसमें 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं 14 क्वेश्चन देखेंगे। 14वां में दिया हुआ है कि सिल्वर के शोधन में, सिल्वर के शोधन का अर्थ है सिल्वर को प्राप्त करने, यानी सिल्वर को कई अयस्कों से शोध करके निकाला जाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में से सिल्वर नाइट्रेट यानी Ag हो गया, NO3 हो गया, ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट कहलाएगा। ये विलयन है, यहाँ पर इक्वस लगा दें, AQ लगा दें। सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु से विस्थापन किया जाता है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में कॉपर से क्रिया कराया जाएगा। तो जब कॉपर से क्रिया करेगा तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज में बताया गया होगा H2 होगा, H2 के नीचे Cu होगा, Ag होगा, Pt होगा, प्लेटिनम Au होगा। इस तरह से नीचे के धातु हैं। ऊपर में हम देखेंगे, ऊपर में देखते हैं तो इस तरह से Zn होता है, Fe होता है, Na होता है, Li होता है। हम बता चुके हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हर एक ऊपर वाला धातु अपने नीचे वाले धातु से अधिक क्रियाशील होता है, और हर ऊपर वाला धातु नीचे वाले धातु के लवर से विलयन को उसे विस्थापित कर देगा। समझिएगा इस बात को, हर ऊपर वाला धातु अपने नीचे वाले धातु के लवर के विलयन से उसे विस्थापित कर देगा। तो हम देखते हैं कॉपर का स्थान Ag से ऊपर है, यानी जो कॉपर का स्थान है Ag से ऊपर है, यानी इसका अर्थ ये हुआ कॉपर Ag से यानी सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। तो Cu क्या करेगा, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट यानी सिल्वर लवर से Ag को विस्थापित कर देगा। तो इस तरह से Cu Ag को यहाँ से हटा करके बनाता है CuNO3 का होल ट्वाइस। हम इसके दो मूल ले लेंगे और यहाँ से 2Ag बाहर निकाल देगा। तो इस तरह से का हमें चांदी या सिल्वर शोधन में प्राप्त होता है। क्वेश्चन दे रहा था
सिल्वर नाइट्रेट के शोधन में कॉपर का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो कॉपर का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर Ag से अधिक क्रियाशील धातु है, तो वहां से Ag को विस्थापित कर देता है और खुद को जगह ले लेता है, यहाँ से हमको चांदी प्राप्त होता है। आगे दिया हुआ है 15वां क्वेश्चन दिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है? सबसे पहले इसको ध्यान देंगे, इसको हम एक लिखते हैं Na2SO4 इक्वस होगा प्लस बैरियम क्लोराइड इक्वस होगा, रिएक्शन कराएंगे तो डबल विस्थापन अभिक्रिया होता है, यहाँ से यह सब एक साथ हो जाएंगे तो लिख देगा BaSO4 और प्लस 2 मोल यहाँ पे तो लिख देंगे 2NaCl। इस तरह से बैरियम सल्फेट जो होगा अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। यानी अवक्षेप किसे कहते हैं? जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई उत्पाद नीचे बैठ जाता है, बर्तन की पेटी में बैठ जाता है, विलयन में घुलता नहीं है, नीचे बैठ जाएगा, अविलेय रहेगा, तो उसे अवक्षेप कहेंगे। और इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और समझिएगा, सोडियम सल्फेट जली विलयन बैरियम क्लोराइड का जली विलयन लिया गया है तो बना है बैरियम सल्फेट, और सोडियम क्लोराइड का सोडियम क्लोराइड विलयन में घुला रहता है, जबकि BaSO4 नीचे पेड़ी पर बर्तन की पेड़ी पे बैठ जाता है। यह एक अविलेय पदार्थ है जो घुलता नहीं है, जिसे हम अवक्षेप कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ अवक्षेप बनता है वह रासायनिक अभिक्रिया अवक्षेपण की रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। आगे देखेंगे, आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है वह ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन उसमें से बाहर निकलता है, तो क्या क्या होगा? पहला दिया है उपचयन। उपचयन सबसे पहले बात करते हैं, उपचयन क्या होता है? उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। उपचयन को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। जिस रसायन हमने आपको बताया था हाइड्रोजन से, अब बता रहे हैं ऑक्सीजन से। जिस रासायनिक अभिक्रिया में H2 जुड़ता है वह अपचयन कहलाता है, जोड़ने पर यानी ऐड करने पर। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है वह जो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण कहलाती है या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। एक बार और समझिएगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ेगा अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। अब बात करते हैं दोनों में क्या निकलता है तो क्या होगा। आगे देखिएगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं ऑक्सीकरण और लिख रहे हैं अपचयन। ऑक्सीकरण को हम उपचयन भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ H2 है, यहाँ H2 है, यहाँ O2 है, यहाँ O2 है, दोनों को समझिएगा। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, बाहर जाएगा, समझिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो वह ऑक्सीकरण होगा या उपचयन अभिक्रिया होगा। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है यानी अंदर आता है तो वह रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण की होगी। बात करते हैं अपचयन किसे कहते हैं, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन अंदर आता है या जुड़ता है वह रासायनिक अभिक्रिया अपचयन की होती है। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, बाहर होता है यानी निकलता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके बारे में आगे इसमें देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है
उपचयन बताइए। तो उपचयन में क्या होगा, उपचयन में O2 बाहर होगा और उपचयन में O2 जुड़ता है, अपचयन में O2 बाहर निकलेगा। तो इस तरह से अब इसमें कह रहा है उदाहरण द्वारा समझाइए। तो एक एक उदाहरण आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण में। हमारे पास कॉपर सॉलिड है, यह O2 से क्रिया करता है, O2 गैस की अवस्था में तो बनाता है कॉपर ऑक्साइड। इस तरह से देखेंगे यह रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है तो यह ऑक्सीकरण या उपचयन की अभिक्रिया कहलाएगी। इसी तरह से हम देखेंगे Ag है यानी सिल्वर है, O2 से क्रिया करता है तो बनाता है Ag2O। इस तरह से यह भी रासायनिक अभिक्रिया जुड़ रहा है, इस रासायनिक अभिक्रिया में यह भी ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। अब बात करते हैं अपचयन की। फिर इसी को लेते हैं Ag2O और इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद बनाता है 2Ag प्लस हाफ O2। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में O2 बाहर निकलता है, तो इस तरह से यह अपचयन अभिक्रिया होगा। बात करते हैं आगे, एक और देखते हैं। यहाँ पर HgO है, 2 मॉलिक्यूल लिया गया है, इसको गर्म करेंगे तो बनाता है 2Hg प्लस O2 गैस बनता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो यह भी एक अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखेंगे आगे जो दिया हुआ है, एक भूरे रंग का चमकदार यानी 17वां जो क्वेश्चन दिया है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्ष को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व यक्ष और उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो सबसे पहले देखेंगे कॉपर जो होता है Cu सॉलिड अवस्था में रहता है, यह O2 के साथ क्रिया करता है, यह भूरे रंग का होता है। तो जब यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो बनाता है कॉपर ऑक्साइड और यही कॉपर ऑक्साइड जो होता है काला रंग का हो जाता है। तो इस तरह से जो यक्ष पदार्थ होगा उसका नाम जो होगा वह कॉपर होगा और जो काले रंग का यौगिक होगा वह कॉपर ऑक्साइड होगा। कॉपर जो होता है भूरा रंग का चमकदार पदार्थ होता है और कॉपर ऑक्साइड भूरे रंग का, जो कॉपर ऑक्साइड जब बनता है तो काला रंग का हो जाता है। पुनः कॉपर ऑक्साइड अगर इसको हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो बनाता है भूरे रंग का, कॉपर पुनः प्राप्त हो जाता है और हमें जल प्राप्त होता है। इस तरह से आगे 18वां क्वेश्चन, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों लगा देते हैं। हमने पढ़ाया है संक्षारक किसी भी धातु को नमी से, अम्ल से, क्षारकता से बचाने के लिए उस पे क्रिया न पड़े तो उनके उसे कम के या शील धातु का लेप किया जाता है। इसलिए लोहे के वस्तुओं को हम पेंट लगा देते हैं ताकि उसमें संक्षारण की क्रिया न हो सके। आज के लिए बस इतना ही, यह पाठ आज समाप्त हुआ। शेष जो भी क्वेश्चन होगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। आज हमारा पहला पाठ समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही, शेष हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।